हमारे बीएस एमिशन स्टैंडर्ड्स यूरो एमिशन स्टैंडर्ड्स के एग्जैक्ट सेम कॉपी है। यूरोप में जहां साल 1992 से ही यूरो 1 एमिशन नॉर्म्स लागू थे, इंडिया में ये बीएस 1 यानी यूरो 1 एमिशन स्टैंडर्ड ईयर 2000 से अडेप्ट हो पाए थे। फिर साल 2005 तक बीएस 2 भी पूरे देश में लागू हो गए। इसके बाद 2010 आते आते बीएस 3 भी सरकार ने लागू कर दिए और 2017 में बीएस 4 आए। लेकिन फिर बीएस 5 यानी यूरो 5 एमिशन स्टैंडर्ड्स को हमने स्किप ही कर दिया और पूरे देश में साल 2020 में सीधे बीएस 6 एमिशन नॉर्म्स एक्शन में आ गए। अब तक तो सब सही जा रहा था और इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी ये एमिशन स्टैंडर्ड्स अपनी सेट टाइमलाइन के हिसाब से लागू होते जा रहे थे और इसलिए सबको इसी बात का डर था कि अब जल्दी ही यूरो 7 एमिशन नॉर्म्स भी कोई नहीं टाल सकता, जो कि अब तक के सबसे इम्पॉसिबल टू अचीव एमिशन रेगुलेशंस है। लेकिन यूरो 7 के लागू होने का ओरिजिनल प्रपोजल जुलाई 2025 था ऑल लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए और 2025 तो निकल गई। तो फिर ये यूरो 7 एमिशंस अब तक लागू क्यों नहीं हो पाए और उल्टा ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से यूरो 7 नॉर्म्स लागू होने की बजाय सॉफ्ट करने पड़ रहे हैं। एंड इवन यूरोपियन यूनियन 2035 तक आईस कार्स पर जो टोटल बैन लगाने वाली थी, वो भी अब वापस ले लिया गया है। कभी पत्थर की लकीर माने जाने वाले यूरोपियन नॉर्म्स को अब खुद यूरोपियन पार्लियामेंट क्यों इन्हें बदलने के लिए मजबूर हो गई और सॉफ्ट हो चुके यूरो 7 नॉर्म्स का आखिर इंडियन ऑटो मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी बातें आज हम आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट स्ट्रेटजी के सेंटर में ऑटोमोटिव सेक्टर रहता है और यूरो नॉर्म्स की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यूरोप जो एमिशन रेगुलेशन सेट करता है वही ग्लोबल स्टैंडर्ड बनते हैं और ईयू की ग्रीन डील के अकॉर्डिंग ऑटोमेकर्स को अपने CO2 फ्लीट एवरेज लिमिट्स को 100% कट करना था। साल 2035 तक आइस कार्स की सेल्स पर कंप्लीट बैन करना था और बहुत ही तेजी से कार्स का इलेक्ट्रिफिकेशन करना था विद बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग चार्जिंग इंफ्रा। और इसका सबसे क्रूशियल हिस्सा था यूरो 7 एमिशन नॉर्म्स को लागू करना। अब ऑन पेपर तो ये बहुत ही क्लीन ट्रांजिशन दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में ये नियम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक चैलेंज से बुरी तरह टकरा रहे थे। लेकिन पहले जरा शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि आखिर यूरो 7 नॉर्म्स में ऐसा था क्या जो ईयू को अब जाके बदलना पड़ गया। दरअसल ओरिजिनल यूरो 7 स्टैंडर्ड्स में हर तरह के व्हीकल टाइप पर एक ही एमिशन रूल लगाने को कहा गया था, फिर चाहे वो कोई छोटी कार हो, वैन हो, बस हो या फिर कोई एक ट्रक, सबके लिए एक ही सिंगल रूल। इसके साथ ही नॉर्म्स फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी थे, यानी फिर चाहे गाड़ी पेट्रोल हो, डीजल हो, हाइब्रिड हो या फिर इलेक्ट्रिक ही क्यों ना हो, सबके लिए सेम लिमिट्स तय की गई थी। इतना ही नहीं, व्हीकल की ड्राइविंग कंडीशंस कैसी भी हो, हिली रोड पर ड्राइव कर रहे हो या स्नो पर, कोल्ड स्टार्ट हो या फिर ओवरहीटेड, ये एमिशंस कभी भी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा यूरो 7 दुनिया के पहले ऐसे एमिशन रेगुलेशंस होने वाले थे जिनमें व्हीकल की ब्रेक डस्ट पर भी लिमिट्स लगेंगी और इवन टायर से निकलने वाले माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स भी इसमें रेगुलेट किए जाने हैं। यानी ईवीज भी अब नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल की कैटेगरी में नहीं रहेंगी और ईवीज एंड हाइब्रिड्स के लिए भी यूरो 7 में बैटरीज की रेंज, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी को लेकर नए मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट किए जाने हैं ताकि बैटरी रिप्लेसमेंट भी कम से कम करनी पड़े और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का पॉल्यूशन भी घट सके। अभी तक जो यूरो नॉर्म्स आए हैं, सभी नई कार्स को वो एमिशन लिमिट्स 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक फॉलो करने ही होते हैं। लेकिन यूरो 7 में टारगेट था कि ये टाइमलाइन डबल करनी है, यानी हर नई कार को 10 साल और 2 लाख किलोमीटर तक ये एमिशन यूरो 7 लिमिट्स में करने होंगे। यूरो 7 और बीएस 7 एमिशन नॉर्म्स को मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब ये यूरो 7 नॉर्म्स देखकर तो लगता है कि इससे ग्लोबली बहुत बड़े लेवल पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तहलका मचना था और इसकी शुरुआत होनी थी खुद यूरोप से। लेकिन जब इन्हें अडेप्ट करने के प्रयास शुरू हुए तो ये बड़े एमिशन रिफॉर्म्स इकोनॉमिक स्टॉर्म में बदलने लगे। दरअसल यूरोपियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यूरोप की इकोनॉमी का ताज है। यूरोप की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री करीब 13 मिलियन लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स देती है और ये नए एमिशन नॉर्म्स एक्शन में लाने के चक्कर में यूरोप की पूरी इकोनॉमी ही चरमराने लगी, क्योंकि रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन के चक्कर में ऑलरेडी चाइनीज कार्स तेजी से यूरोप का मार्केट खाने लगी हैं। चाइनीज कार्स का यूरोप में मार्केट शेयर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है और पिछले साल ये रिकॉर्ड हाई पर था, क्योंकि चाइना के पास करंटली 30% कॉस्ट एडवांटेज है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज चाइना की अब बैटरी टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट मोनोपोली स्टेब्लिश हो चुकी है, जिसके आगे सब हार मान रहे हैं। चाइनीज ऑटोमेकर्स ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी बैटरी सप्लाई चेन का जबरदस्त वर्टिकल इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके लिए चाइनीज सरकार से अंधा पैसा मिल रहा है और ऊपर से लेबर कॉस्ट भी कम है और सस्ती एनर्जी भी अवेलेबल है और यही वजह है कि BYD जैसे चाइनीज ब्रांड्स अपनी ईवीज स्ट्रिक्ट टैरिफ्स के बाद भी यूरोपियन कार्स के मुकाबले 20 से 30% सस्ती बेच पा रही हैं। और यही कारण है कि यूरोप को रियलाइज हुआ कि अब 100% ईवी ट्रांजिशन फोर्स करने का मतलब है कि अपना पूरा ऑटो मार्केट सोने की थाली में सजाकर चाइना को
ऑफर करना। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर चाइना को रोककर यूरोप खुद ही अपने यहाँ ईवीज बना के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पुश करेगा, तो भी ये दिक्कत खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि बात यह है कि ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग में करीब 40% लेस वर्कफोर्स लगती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कार्स, और इस चक्कर में यूरोप के सबसे बड़े ऑटो जाइंट्स फोक्सवैगन और स्टेलेंटिस ऑलरेडी मास लेऑफ्स करने लगे हैं। इसका सीधा असर पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर पड़ने भी लगा है, क्योंकि सिर्फ ऑटो सेक्टर अकेले ही इटली और जर्मनी जैसे देशों की जीडीपी का 6% हिस्सा लेके रखता है। ऊपर से वीडब्ल्यू, स्टेलेंटिस और बीएमडब्ल्यू जैसे ऑटो जाइंट्स पहले ही वार्न कर चुके हैं कि यूरो 7 के लिए कार्स की कंप्लायंस कॉस्ट 1000 यूरो से 2000 यूरो पर कार तक पहुंच सकती है, यानी 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्राइस हाइक, जिससे जाहिर है कि सारी ही अफोर्डेबल एंड स्मॉल कार्स पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। और स्मॉल कार्स यूरोप में एक बहुत ही क्रूशियल कार कैटेगरी है। अब इसमें भी सबसे मेजर डायलेमा ये है कि जब ऑटो मेकर्स को अपनी कार्स में इतने स्ट्रिक्ट एमिशंस के लिए चेंजेस करने होंगे, तो बहुत ही मैसिव इंजीनियरिंग फोर्स लगेगी, जिसे ग्लोबल स्केल पर ले जाने के लिए बेहिसाब पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर एमिशन कंप्लायंस पर इतना अंधा पैसा लगने के बाद भी 10 साल बाद यानी 2035 तक सारी आइस कार्स को बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ऑटोमेकर्स बहुत ही बुरे फंसने वाले थे कि यूरो 7 एमिशंस मीट करने के चक्कर में कार मेकर्स को ईवीज का इन्वेस्टमेंट घटाना पड़ जाता, जो अपने आप में एक ट्रेजेडी साबित होता। ऊपर से इलेक्ट्रिक कार्स का अडॉप्शन भी उतना फास्ट नहीं हो रहा है जितना ईयू ने सोचा था, क्योंकि उस हिसाब से चार्जिंग इंफ्रा भी कहीं नहीं बन पाया। टारगेट था कि यूरोप के सभी मेजर हाईवेज पर हर 60 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, जो नहीं हुआ। ऊपर से ना तो यूरोप में ईवीज के लिए एनर्जी सस्ती मिल रही है, क्योंकि रशिया को साइडलाइन करने के चक्कर में और महंगी एलएनजी इन्हें खरीदनी पड़ रही है, और ना तो बैटरी कॉस्ट कम हो रही है, क्योंकि चाइना ने सारा कंट्रोल ले लिया है। और अब धीरे धीरे ईवीज पर सब्सिडीज कट होने लगी हैं, तो कंज्यूमर डिमांड भी घटती जा रही है, मेनली यूरोप में। स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स की वजह से ओईएम्स एंड टीयर 1 सप्लायर्स के लिए हर एक चीज की कॉस्टिंग बढ़ती है, और इसकी मार यूरोप पर इसलिए भी ज्यादा पड़ रही है क्योंकि ये हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है, तो कॉस्टिंग और भी ऊपर चली जाती है, जिसका सीधा असर एंड कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है, जिससे अफोर्डेबल कार्स का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया। ऐसे में यूरोप को यह समझ आया कि ना तो वो इन हालातों में आइस कार्स को 2035 तक पूरी तरह से बैन कर सकते हैं, और ना ही इतने स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए यूरो 7 नॉर्म्स को सॉफ्टन किया गया, और नए यूरो 7 नॉर्म्स में एक्चुअली बदला क्या है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला और बड़ा चेंज हुआ है 2035 वाले आइस कार वाला बैन। ओरिजिनल टारगेट था कि 100% CO2 रिडक्शन करना होगा, यानी टोटल बैन। लेकिन नए रूल्स कहते हैं कि अब 100 नहीं बल्कि 90% रिडक्शन ही करना होगा, यानी कंबशन इंजन्स नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाले। और ये 10% की छूट कार मेकर्स को असली राहत देती है, और ऑटो कंपनीज लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स कंबशन इंजन वाले बेच सकती हैं। और इसमें एक और बड़ी राहत ये है कि यूरो 7 के जो स्ट्रिक्ट टेल पाइप एमिशन टारगेट्स थे, वो अब नहीं मीट करने होंगे, बल्कि यूरो 6 वाले टेल पाइप लिमिट्स ही लागू रहेंगे। हाँ, मगर नए यूरो 7 में ब्रेक, डस्ट, पॉल्यूशन और टायर पार्टिकल्स वाले रेगुलेशंस जरूर फॉलो करने होंगे। यूरो 7 का जहां पुराना टारगेट पूरी तरह से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फेवर करता था, उसमें अब हाइब्रिड व्हीकल्स और ई फ्यूल्स के लिए दरवाजा फिर से खुल गया। अब ये नए हल्के किए गए यूरो 7 नॉर्म्स देखकर लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होंगी, राइट? लेकिन यहाँ भी एक पेच है। यूं बीच में ही अब रेगुलेशंस चेंज करने से कुछ ऑटोमेकर्स और मार्केट्स को तो राहत मिल सकती है, लेकिन यूरोपियन एंड ग्लोबल कार मेकर्स के लिए एक नई समस्या पैदा होने लगी। कंपनीज लाइक वोल्वो एंड बीएमडब्ल्यू, जिन्होंने 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक होने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो अब डिसएडवांटेज में आ सकते हैं कंपेयर टू राइवल ऑटोमेकर्स, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ने स्टिल अपने आइस कार्स की प्रोडक्शन लाइंस को एक्टिव रखा हुआ है, और इस रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा और इन्वेस्टमेंट दोनों कमजोर हो रहा है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ईयू नॉर्म्स आगे जाके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो इससे दूसरे देशों की तरह इंडिया का ऑटो मार्केट भी सफर करेगा, क्योंकि इंडिया भी एग्जैक्टली सेम यूरो एमिशन नॉर्म्स को बस नाम बदल के अपने यहाँ लागू करता है। इससे होगा ये कि इंडियन ऑटो मेकर्स में भी सप्लायर सारे ही प्रोडक्ट्स को रिडिजाइन करेंगे। इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों में भी बिना ईवीज के लिए इंफ्रा मैच किए ईवीज की भी कॉस्टिंग बढ़ेगी, और बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स, मोस्ट लाइकली यूरोपियन कार ब्रांड्स, कॉस्ट सेंसिटिविटी बनाए रखने के लिए शायद इंडिया से इन्वेस्टमेंट भी वापस खींच सकते हैं। हाँ, एक अच्छा साइन ये है कि इंडिया में भी अभी आइस कार्स और लंबा सर्वाइव कर सकती हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि वर्ल्ड अब ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री की बजाय रीजनल ऑटो इकोसिस्टम की ओर बढ़ सकता है। जैसे जो नए ईयू नॉर्म्स वाली आइस कार्स यूरोप में सेल हो रही हैं, वो चाइना में शायद लीगल ना हो। इस चक्कर में ग्लोबल कार मेकर्स को शायद अब रीजन स्पेसिफिक कार्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और शायद ये भी हो सकता है कि चाइना का बैटरी टेक पर कंट्रोल होने की वजह से अफोर्डेबल
ईवीज पॉसिबल ही ना हो पाए। तो स्मॉल कंबशन कार शायद अभी और लंबी चल सकती हैं और सारी बड़ी कार्स इलेक्ट्रिक। और इस सब में एक चीज ये जरूर माननी होगी कि जापानीज ऑटोमेकर्स दशकों से जो कहते आ रहे हैं कि ईवीज इतने जल्दी आइस कार्स को नहीं किल कर पाएंगी और हाइब्रिड कार्स ही फ्यूचर प्रूफ हैं, ये अब सच होता दिख रहा है। इसलिए टोयोटा, निसान और होंडा जैसे सारे ही जापानीज कार मेकर्स ने हाइब्रिड टेक पर सारा दाव लगा रखा है। बॉटम लाइन ये है कि इन्वायरमेंट बचाने के लिए ग्रीन गोल्स अब मेजर इकोनॉमीज के लिए बड़ी मुसीबत बनने लगे हैं, जिसका सबसे बड़ा और पहला शिकार यूरोप ही बन रहा है। एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वंस इन अ सेंचुरी वाले इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, तो इसलिए भी असर बहुत बड़े लेवल पर दिख रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हाइप भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।